हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन करने के लिए रेडी होंगे। जो भी बच्चे मिशन एसएससी का हिस्सा बने हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो आज का टॉपिक रहेगा उसके अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो क्लैरिकल का एग्ज़ाम हो कोर्ट्स का, या फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या हरियाणा का एग्ज़ाम हो, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, जो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, उसको हम देखेंगे। उसका नाम है भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। देखिए, मैं इंग्लिश में प्रिपरेशन कराना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो वो इस बात से निराश ना हो, क्योंकि इंग्लिश में प्रिपरेशन कराना इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर 11 नंबर या 12 नंबर का इंस्ट्रक्शन पॉइंट जो मेंशन रहता है, उसमें लिखा रहता है कि अगर किसी भी प्रश्न के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी प्रश्न पर अगर कोई आपत्ति आती है, तो उस प्रश्न का जो इंग्लिश वर्जन होगा वो हमेशा मान्य रहेगा और हिंदी वर्जन को मान्यता नहीं दी जाती। और ये आप सभी जानते होंगे, हरियाणा के बहुत से पेपरों के अंदर और एसएससी के अंदर भी कई सारे पेपरों के अंदर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि किसी प्रश्न का इंग्लिश में मतलब कुछ और निकल रहा होता है और हिंदी में मतलब कुछ और निकल रहा होता है, और आप हिंदी के अनुसार उसका आंसर टिक कर देते हो, जो कि गलत हो जाता है। लेकिन आप ऐसी गलतियों से बच सकें और ऐसी गलतियों को रिपीट ना करें, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी का इंग्लिश के अंदर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बाकी जो भी मैं कराऊंगा उसका हिंदी मतलब ज़रूर समझाऊंगा, हिंदी में ज़रूर बताऊंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मजबूत होगी। तो एक तीर से आप दो शिकार कर पाओगे, राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। सो देखिए, भारत की राज व्यवस्था, हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत की राज व्यवस्था। अब आप सभी को पता होगा कि हिंदुस्तान पर किन्होंने राज किया? ब्रिटिशर्स ने। अब आप लोग ये जान पाएंगे, पहले आप लोग बोलोगे कि ब्रिटिशर्स के बारे में, इसके बारे में बताने का क्या मतलब बनता है। जब आप बोल रहे हो कि टॉपिक हमें करना है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था, तो अंग्रेजी शासनकाल और ये सब तो हिस्ट्री के टॉपिक हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको भारत की राज व्यवस्था को समझना है, संविधान के बारे में समझना है, जानना है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उससे पहले ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने शासनकाल में अपने क्या क्या किया, उनकी पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी थी जो उस समय पे लागू की गई थी और आज भी चल रही हैं, आज भी वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इसलिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा सा पीछे, जब अंग्रेज भारत में आए और उसके बाद मोटी मोटी इवेंट जो हुई उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे था और क्या था। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने नोट्स को ध्यान से प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपरेशन कैसे होता है, पहले ये बात जान लीजिए। नोट्स प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी बुक को आपने कॉपी कर लिया। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको एक स्टोरी के माध्यम से सुनो, एक कहानी की तरह सुनो और उस कहानी को अपने दिमाग में बिठाओ। अगर कहानी की तरह उसको सुनोगे, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जो बच्चा ये वीडियो देख लेता है उसके बाद उसको इस बात का तो विश्वास हो जाएगा कि वो ना तो कभी हिस्ट्री भूलेगा और ना ही वो भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को भूल पाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आप कहोगे कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। ठीक, तो मैं आपको ले चलता हूँ कुछ बैकग्राउंड में। जो अपने नोट्स बनाए वो शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनाए, कि आपने एक डेट लिखी, जैसे आपने लिख लिया 1600 देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो क्वीन एलिजाबेथ से फरमान लेकर के आई थी, वहाँ से फरमान लेकर के आने के बाद यहाँ पर वो व्यापारी की तरह आए थे, राइट। तो ये सब बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। नोट्स हमेशा छोटे रखो। अगर नोट्स छोटे होंगे तभी जा करके तो ये होगा कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपने रिवीजन करनी अगर शुरू की, या एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आपने रिवीजन करनी शुरू की और आपको पता चला कि आपके नोट्स ही इतने मोटे हैं, 400 पेज के नोट्स, कैसे प्रिपेयर करोगे भाई। तो नोट्स हमेशा छोटे, 40 पेज का नोट्स है, पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं। आपको सारा कोर्स बेसिक तरीके से थोड़ी ना करना है, आपको तो जस्ट रिवीजन करनी है। तो नोट्स प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या था, कैसे था।
सबसे पहले बात आती है सन 1600 की। सन 1600 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए, ब्रिटिश केम टू इंडिया। अब आपके नोट्स के अंदर ये लाइन लिखी होनी चाहिए, बस ये लाइन देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए। और ये कैसे आए? एज अ ट्रेडर, व्यापारी के तौर पे ये भारत आए। और उस समय वहाँ की जो रानी थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ, जो लगान फिल्म वाली है ना, एलिजाबेथ, इसको बोलते हैं हम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास गए कि मैडम जी हमको व्यापार करना है हिंदुस्तान के अंदर जाके। ये फ्रेंच लोग जो हैं, ये और जितने हैं, डेनिश डूनिश हैं, ये सब मोटा पैसा कमा रहे हैं, हमको भी पैसा कमाना है, हमको दिल्ली जाना है। उसने कहा ठीक है बेटा, दिल्ली जाना है, आओ लेटर लिख के देती हूँ। उसने लेटर लिखा और दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज आ रहे हैं। अब यूरोपियन पावर क्या थी? यूरोपियन पावर उस समय पे ऐसी पावर थी जिसका समंदर पे राज था। समंदर पे राज क्यों था? समंदर पे राज इसलिए था क्योंकि इनको समुद्री जहाज बनाने की कला आती थी और ये नेविगेटर थे। नेविगेटर का मतलब कि दिशाओं के इनको ज्ञान था, दूरियां मापने में सक्षम थे। यूरोप का उस समय इस चीज में दबदबा था। अब अगर इस चीज में उनका दबदबा था तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया, दुनिया पे राज किया। उस समय पे उसी की ज़्यादा चलती थी जिसके पास जितनी बड़ी नेवल पावर होती थी। जिसकी जितनी बड़ी नेवी, उसका उतने ही इलाके पर कब्जा। राइट। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज सबसे बाद में चले। इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड की रानी से फरमान लिया। इंग्लैंड की रानी से फरमान लेने के बाद ये वहाँ से चले और हिंदुस्तान आ गए। अब हिंदुस्तान में जब ये आए तो इनका जो स्टेटस था वो कैसा था? ये सिंपल एक व्यापारी थे। क्या थे? सिंपल एक व्यापारी थे। तो यहाँ पे आने के बाद आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने क्या किया। 1765, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ 1765 में। 1765 के अंदर क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग जीत गए। बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज लोग जीत गए तो उस युद्ध से ही हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश शासनकाल की नींव पड़ी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश शासनकाल की नींव कब पड़ी थी? 1765 के अंदर। जब बक्सर का युद्ध हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी कौन सी, अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी कोई हैवेल्स या एलजी कंपनी नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास क्या हुआ, यहाँ के दीवानी राइट्स आ गए। मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में लिख देता हूँ इसको, दीवानी अधिकार। इसको मैं बोलूँगा दीवानी अधिकार। अब अगर आप आज के समय में भी देखते हो कि दो तरह के मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी। कोर्ट के अंदर जो बच्चे जाते होंगे, जिनको पता होगा, समझ आई होगी इस चीज़ की कि दो तरह के मामले होते हैं आज भी, फौजदारी और दीवानी। राइट। अब इस दीवानी शब्द का क्या मतलब है? ये दीवानी जो है ये अरबी वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। उस समय पे क्या था कि मुगल शासन था। तो जो अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के अधिकार लिया तो उस समय पे ये हो गया कि इनके पास अंग्रेजों ने क्या किया कि उसकी दीवानी इनको दे दी जाती है, क्योंकि मुगलों का तो शासनकाल था ही। आप सभी को पता है कि मुगल सत्ता तो 1857 तक चली थी। तो 1765 के अंदर मुगलों ने क्या किया, इनको दीवानी राइट्स दे दिए। अब दीवानी राइट्स सवाल आता है कहाँ के दिए, दीवानी राइट्स इनको मिले कहाँ के? तो दीवानी राइट्स जो इनको मिले वो कहाँ कहाँ के मिले? दीवानी राइट्स इनको मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो तीनों एरिया थे ये उस समय के सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कमाई वाले इलाके थे। यहाँ पे क्या होता था, सब कुछ होता था। नील की खेती होती थी, सिल्क की खेती होती थी, यहाँ से कपड़ों का व्यापार था, हर एक चीज़, कच्चे माल की सप्लाई, सब कुछ यहीं से होती थी। चाय के बागान सबसे ज़्यादा। समझ आई बात? तो इनको क्या मिल गए? दीवानी राइट्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर दीवानी राइट्स तो ठीक है, लेकिन दीवानी राइट्स होते क्या क्या हैं? क्या है दीवानी राइट्स? तो दीवानी राइट्स होते क्या क्या हैं वो देख लेते हैं।
दीवानी राइट्स के अंदर आ जाता है किसी भी एरिया के रेवेन्यू और सिविल मैटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या? पैसा। अब अगर किसी इलाके के सारे पैसे पे आपका कंट्रोल है, और ये सिविल मैटर, सिविल मैटर का मतलब ये हुआ कि वहाँ की जितनी भी सुरक्षा है, चाक चौबंदी है, कोई भी आपका कोई भी मसला है, सिविल मैटर्स जिनको हम बोलते हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की ज़मीन की लड़ाई हो गई, या किसी का किसी चीज़ पर कब्जा हो गया, या जो भी हो गया, तो वो सब राइट्स किसके पास चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। अगर ये किसी एरिया के चले गए तो इसका मतलब वो बंदा उस एरिया का क्या बन गया? मालिक बन गया। तो ऐसे अंग्रेज 1765 में जो मालिक बने वो किसके बने? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। बात समझ आई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंग्रेज सबसे पहले मालिक बने। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1765 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी रही। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ से टेरिटोरियल पावर का उदय हुआ। टेरिटोरियल पावर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टेरिटोरियल पावर का मतलब है कि किसी एक सत्ता का उभरना। तो अंग्रेजों ने 1765 में उभरना शुरू किया एज अ टेरिटोरियल पावर। और सन आप सभी जानते होंगे, कब की बात है? 1858, 57 नहीं, 1858। यहाँ से जो गेम गई वो कहाँ गई? 1858 पे। 1858 के अंदर क्या हुआ? 1858 के अंदर ये हुआ कि 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। कंपनी रूल का एंड हो गया। कंपनी का रूल गोन। किसका आ गया रूल? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन का रूल आने का मतलब ये हुआ कि जितना भी हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑक्यूपाइड एरिया था वो सारा किसके अंडर चला गया? क्वीन एलिजाबेथ के अंडर, रानी के अंडर चला गया। तो सारा का सारा एरिया किसके अंडर चला गया? रानी के अंडर। अब कोई एरिया रानी के अंडर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन गया। ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा अगर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक जगह पर उन्होंने सत्ता काबिज अपनी कर ली। अब अंग्रेजों ने हमको गुलाम कैसे बनाया था? अंग्रेजों ने हमें जो गुलाम बनाया था वो कोई ये नहीं था कि फोर्सफुली गुलाम बना के रखा हुआ है। लीगली गुलाम थे भाई, लीगली। लीगली कैसे गुलाम थे वो ही आप इंडियन पॉलिटी के अंदर समझोगे, राइट? कोई जोर जबरदस्ती का कब्जा नहीं था, लीगली गुलाम बनाया हुआ था। और लीगली गुलामी को छुड़वाना और उस समय में बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात समझ आई। 1600 में अंग्रेज भारत में आए। उसके बाद 1765 में उन्होंने क्या किया? टेरिटोरियल पावर, दीवानी राइट्स ले लिए, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब हमारा हुआ कि रेवेन्यू और सिविल मैटर। फिर उसके बाद 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन के अंडर सब कुछ आ गया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन? अब ब्रिटिश क्राउन। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का आइडिया हमारा आया कहाँ से। अगर ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का आइडिया आया कहाँ से इतनी अकल आई भारतीयों को कि संविधान भी होना जरूरी है, क्या है क्या नहीं। तो उसको देखते हैं। और ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब शब्द, ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हुआ क्या? 1934 के अंदर थे हमारे सर M.N. रॉय। सर M.N. रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक फाउंडर थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? कम्युनिस्ट मूवमेंट का मतलब हुआ समाजवादी आंदोलन उस समय पे। तो उसके क्या थे? ये फाउंडर थे। इन्होंने 1934 के अंदर ये बात बोल दी थी कि भारतीयों के लिए, भारत के लिए एक भारत का संविधान अलग होना बहुत जरूरी है। उनकी इस बात को सन 1946 के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी एक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी 1946 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि भारत की एक कच्ची सरकार बोल सकते हैं हम, वो बनी। तो उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर हमारा ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का।
और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। बात समझ आई कि संविधान का आइडिया आया कहाँ से, कैसे कैसे था, क्या कुछ था, कैसे ब्रिटिश आए, उसके बाद कैसे कैसे सब प्रोसेस चली। उसके बाद 1934 में पहली बार ये आइडिया आया कि भारतीयों के लिए भारत का एक अलग संविधान होना ज़रूरी है। फिर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बात कही थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की मर्जी से, भारतीयों के अनुसार, भारतीयों द्वारा ही लिखा जाएगा। तब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। उन्होंने फिर संविधान का खाका तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया था। राइट, इतनी बात समझ आई। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश शासन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और मतलब ब्रिटिश शासन की कुछ ऐसी कड़ियाँ थी जिसका हमारे संविधान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसीलिए हमारा उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने आपको बताया कि संविधान के लिए कैसे कैसे क्या क्या कुछ चला, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था और क्या नहीं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं बोलूँगा कंपनी रूल। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपनी रूल जो था मेरा वो कब शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी रूल शुरू कब हुआ मेरा। 1773 के अंदर, नॉट 57, नॉट 65, इट स्टार्टेड इन 1773। 1773 के अंदर मेरा कंपनी रूल शुरू हुआ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी रूल 1773 से कैसे शुरू हुआ और ये ख़त्म कब हुआ, 1858 को। आपको पता होगा, अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि 1858 में क्या हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म और राज किसका शुरू, ब्रिटिश क्राउन का। तो ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए सबसे पहले आता है मेरा रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के अंदर जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली बार लेकर के आई रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई गांव में पंचायत बनती है या कोई सरकार बनती है, मान लीजिए कि इलेक्शन हुए, मोदी सरकार आई। अब पिछली सरकार, मान लीजिए आपको पता है कि हिंदुस्तान का जो बजट है वो फरवरी में पेश होता है। अब फरवरी में बजट पेश हुआ और नई सरकार मार्च में बन गई, तो जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी, नए सिरे से बजट सेशन लेकर के आएगी, नया बजट लेकर के आएगी। ये तो नहीं है कि पिछला बजट चलता रहेगा, नई सरकार आएगी, नया बजट लेकर के आएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अंग्रेज लोग सत्ता में आए और वो अपने कानून लेकर के आए। 1773 के अंदर उन्होंने क्या किया कि वो लेकर के आए किस चीज़ को, रेगुलेटिंग एक्ट को। राइट, तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूं कि ये था क्या क्या इसके अंदर हुआ। और अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ ली तो आपको हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना कुछ बताऊंगा कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा सब कुछ कि इस चीज़ का ये फ़र्क था, इसीलिए भारत का संविधान पढ़ने के लिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग देखते जाइए और ये एक ही जगह पढ़ लीजिएगा बस, बाकी और जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला इसके अंदर था, ये सबसे पहला मेरा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये क्या था, ये सबसे पहला मेरा फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया, ब्रिटिश सरकार नहीं कहूँगा मैं, कंपनी के द्वारा जो लिया गया था, सबसे पहला स्टेप था कि इसने सबसे पहले स्टेप लिया कि ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि अब वो किसी एरिया पर अधिकार कर रही है, किसी एरिया के दीवानी राइट्स उसके पास हैं। दीवानी राइट्स मिलने का मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर रही है।
और उस समय पे बिहार का एरिया मतलब बिहार, झारखंड वगैरह ये सब, बंगाल का एरिया मतलब बांग्लादेश कंप्लीट, अपना पश्चिम बंगाल हो गया, उधर असम वगैरह का जो एरिया था ये सब, और उड़ीसा का एरिया मतलब ये जो नीचे वाला एरिया है। तो आप बोल सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया जो था उसके 70% हिस्से पर ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। और इतने बड़े एरिए को कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो एक एक्ट वगैरह कुछ ना कुछ तो लेकर के आना ही पड़ता। तो वो लेकर के आए फर्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि इस फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपनी ने दो फंक्शन डिफाइन किए, एक पॉलिटिकल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वो हुआ जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की जांच करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मूव करेगा। मतलब भाई मेरी इतनी गाड़ियां फैक्ट्री से आई, इतनी गई, ये हुआ, इतना हिसाब किताब है, ये है। पॉलिटिकल फंक्शन मतलब जो देखेगा इधर उधर की व्यवस्था कि भाई कोई अटैक तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बंदा अपने ऊपर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया तो ठीक है वही उसकी टांगें तोड़नी, उसकी हड्डियां तोड़नी। तो ये सब जो काम थे वो थे पॉलिटिकल। तो इसकी दो ब्रांचेस बनाई गई उस समय पे। पहला काम कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग अफेयर्स लेकर के आए। सेकंड काम जो उन्होंने किया वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड कर दिए गए। काम जो इन्होंने किया, तीसरा काम जो यहाँ से हुआ वो हुआ कि फर्स्ट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हो? जैसे आज के समय में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल कर रही है वहाँ बैठे बैठे दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है वहाँ बैठे बैठे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हुई जो सब कुछ सेंटर में बैठ करके देख रही है। बात समझ आई? तो इस स्टेप के अंदर हुआ क्या, पहली बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया, मनमानी नहीं चलेगी किसी की। पॉलिटिकल अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया जो ऊपर से कमांड दे रहा है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। बात समझ आई? ये मेरा था रेगुलेटिंग एक्ट के मोटी मोटी बातें। अब मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ जिसकी वजह से ये बातें अगर आपने नोट कर ली हो तो मैं आगे चलता हूँ, आपको इसके फीचर्स बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या थे। सबसे पहला जो फीचर इसका था, सबसे पहला फीचर इसका ये हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसको क्या कर दिया गया? तो देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल को अब कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसा गवर्नर बनने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका नाम था, हेस्टिंग्स आपने सुना होगा। अब ऐसा हुआ क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, यानी कि केंद्रीयकरण की शुरुआत हो चुकी थी। अब हुआ क्या था, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि ब्रिटिशर्स का साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा तक था। ब्रिटिशर्स का साम्राज्य मुंबई के अंदर भी था, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य मद्रास के अंदर भी था। तो इसने क्या किया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इसको, ये जो एक गवर्नर बैठा है बॉम्बे में, एक गवर्नर बैठा है मद्रास में, इनकी कुछ कुछ पावर्स इसको देनी शुरू कर दी। यानी कि अथॉरिटी कहाँ से, कमांडिंग अथॉरिटी कौन बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कमांडिंग अथॉरिटी बन गया तो इनको भी कमांड ये देने लगा, इनके हिस्से का भी काम इसके अंडर आ गया। अब कैसे हुआ, जैसे कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सोल कमांड कहाँ से आ रही है? राष्ट्रपति से, जिस देश के अंदर राष्ट्रपति सुप्रीम होता है। या जैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे हमारा पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ से।
तो जो हमारी कमांड आ रही है उस कमांड को देने वाला अब कौन बन गया, ये, इसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और बहुत सी बार पूछा गया है कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई। ये बात अलग है कि एसएससी ने इसको अभी तक नहीं पूछा है, ये सीडीएस वगैरह में पूछा जा चुका है, यूपीएससी इसको बहुत बहुत बार पूछ चुका है। लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है तो उसका जवाब होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी। और अभी आप नेक्स्ट आगे आगे देखते जाइए कि ये प्रोसेस कहाँ पर जा करके रुकी और कब ऐसा हुआ कि सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि ये जो दो गवर्नर थे ये जस्ट नाम के गवर्नर रहे, सारी कमांडिंग अथॉरिटी जो थी वो यहाँ पे आ गई। तो चलिए बात करते हैं। ये था सबसे पहला जो बना, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स जो था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब इसके काम को मैनेज करने के लिए एक बनाई गई जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 बंदे रखे गए अलग अलग। इन 4 बंदों का काम क्या था, इन 4 बंदों का काम था कि गवर्नर जनरल जो बैठा है अब वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको काम में मदद करने के लिए कुछ बंदों की हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके अंदर बैठे हुए ये 4 व्यक्ति, इनका क्या काम है, इसकी मदद करना। अब होता क्या है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी हर एक काम स्वयं थोड़ी ना करते हैं। वहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, सैकड़ों वर्कर काम करते हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कंप्लीट करके वो सोल्व दे किसको रहे हैं, ओवरऑल इसको, प्रधानमंत्री को। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसको देगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बात समझ आई। सो ये था सबसे पहला। नेक्स्ट जो हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अब उसके बाद जो मेरी प्रोसेस शुरू हुई, सेकंड काम जो हुआ वो हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, उस समय पे बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, और ये बनाया गया हमारा 1774 के अंदर, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इतने सारे काम देख रहा है, आप एक टेरिटरी को ऑपरेट कर रहे हो। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने हर एक चीज़ पर कब्जा किया। पहले क्या हुआ कि फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री की आड़ में फिर इन्होंने बोला कि एरिया की वसूली हम करेंगे, वसूली करनी शुरू करी। उसके बाद कि भाई अब जितना भी यहाँ का कोई लेन देन है, लड़ाई झगड़ा है, वो सब हम सुलटाएंगे। तो धीरे 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 करके आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे करके कब्जा किया गया था, थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे प्रोसेस शुरू हुई। अब उस सारे को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए था, एक कोर्ट भी चाहिए लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए। सो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अंदर क्या था कि कंपनी के आपसी डिस्प्यूट भी सॉल्व किए जाते थे, और जो बाहर का जितना एरिया ब्रिटिश पोजेशन के अंडर था, जितना ब्रिटिशर्स के अंडर एरिया था, उस सारे एरिया के अंदर के डिस्प्यूट भी यहीं पर सॉल्व किए जाते थे। अब यहाँ पर बैठता कौन था, यहाँ पर क्या था, एक थे में चीफ जस्टिस, जैसे अभी के समय में होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 33 जजेस हैं। यहाँ पे क्या था, एक चीफ जस्टिस था और साथ में क्या थे, 3 जजेस थे। एक था चीफ जस्टिस और 3 थे जजेस। जो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाएगी, और हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज़। नोट्स आपके छोटे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जस्ट किया और रिवाइज हो गए। ये नहीं है कि पॉलिटी रिवाइज करने बैठे और आपको चाहिए उसके लिए 6 दिन। नहीं, पॉलिटी अगर रिवाइज करनी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे, 2 घंटे में काम खत्म। इसे बोलते हैं रिवीजन। उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, बेसिक्स क्लियर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको कम से कम पता तो हो, आप पढ़ने बैठे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर था क्या, आपको कहानी पता हो कि तभी तो आप रिवाइज कर पाओगे,
ऐसे थोड़ी ना कि जस्ट देख लिया। और इसीलिए बोलते हैं कि नोट्स हमेशा खुद के बनाओ। और नोट्स बनाने का एक तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूं कि नोट्स कैसे बनाओ। नोट्स हमेशा खुद के बनाओ, आप किसी दूसरे के नोट्स से कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब अगर मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने 4 लाइन लिख दी और मेरे को तो आगे की स्टोरी मालूम है। आप उस 4 लाइन से क्या मतलब निकालते हो ये तो आप ही जाने या भगवान जाने। तो नोट्स हमेशा खुद के तैयार कीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस का एक अहम कड़ी है। अगर आप एक धनुर्धारी हो और आपकी तरकश में आपके तीर हैं तो एक नोट्स उनमें से सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो पहले क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल बना मेरा। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में एस्टेब्लिश हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सलाह देने के लिए, उसके काम में मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है जी। अब तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हुआ, देखिए कंपनी जो थी ना, कंपनी बहुत मुनाफे में थी, बहुत मुनाफे में। और कंपनी ऐसी थी कि यहाँ से 100 रुपए की चीज अगर उसने खरीदी है तो इंग्लैंड में जाकर के वही चीज 10-10 हजार रुपए में भी बेची है उस समय में। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग करने लग गए थे। प्राइवेट ट्रेडिंग का मतलब क्या, कि भाई कंपनी का माल लोड हुआ 10 टन और साथ में 1 टन अपना माल प्राइवेट। अब कंपनी का माल 10 टन बिका, 1 टन खुद का भी बेच दिया। कंपनी के कर्मचारी उस समय में करोड़पति अरबोपति थे इंग्लैंड के अंदर। और कईयों के ऊपर वहां पर जाकर के मुकदमे भी चले हैं। ये हमारी हिस्ट्री में नहीं बताया गया। अगर आप ब्रिटिश इतिहास को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी हुआ था। कई कर्मचारियों के ऊपर केस हुए और उसके बाद वो करप्ट भी साबित हुए, इंग्लैंड में उनको सजा भी हुई। वो सब अपने मैटर का नहीं है, ये जस्ट जानने के लिए एक अच्छी बात है। तो इसका इस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था, थर्ड पॉइंट ये आया, कंपनी ने इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी कंपनी का, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रोहिबिशन कर दिया गया, प्रोहिबिट फ्रॉम इंडल्ज इन एनी प्राइवेट एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी के अंदर काम नहीं कर पाएगा बिना कंपनी की मंजूरी के। ना ही किसी से कोई गिफ्ट ले पाएगा और ना ही रिश्वत ले पाएगा और ना ही दे पाएगा। रिश्वतखोरी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। जैसे अपने टोल टैक्स लगे हुए हैं ना, उस टाइम पे भी टोल प्रक्रिया थी, उसी से तो वसूली होती थी सरकार की। अब हुआ क्या था कि टोल टैक्स पे भी रिश्वतखोरी दे करके कि भाई 1 क्विंटल माल की जगह 10-10 क्विंटल माल निकाल लिया जाता था। तो ऐसे भ्रष्टाचार बहुत था उस समय में भी। ये बात बोलने की है कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था। आप लोग पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो ये जो कानून आया था, इसके तहत ये प्रावधान आया था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी की मंजूरी के बिना किसी भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ना ही कोई रिश्वत लेगा, ना ही किसी से कोई गिफ्ट वसूल करेगा, गिफ्ट लेगा। कोई बंदा आया कि हाँ जी साहब का जन्मदिन है, दे दो ऑडी, दे दो इनको, ऐसे नहीं भाई, ऑडी की चाबी नहीं पकड़नी। ठीक, जैसे आजकल होता है। सरकारी कर्मचारी जो होता है, सरकारी कर्मचारी के लिए क्या होता है, वो प्राइवेट गिफ्ट नहीं ले सकता। अगर उसने लिया है तो उसको ब्यौरा दिखाना होता है, इनकम टैक्स बकायदा पे करना होता है। बात समझ आई। कोई भी सरकारी कर्मचारी, आप लोग तैयारी कर रहे हो, कल को आप भी सरकारी कर्मचारी बनोगे, तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब आप किसी भी नौकरी के अंदर चले जाते हो, जैसे आप मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया और कल को आपका मन किया कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा। अब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर दूंगा तो उसके लिए मेरे को पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कैसी, हाँ ये बात अलग है कि सरकार आपको कभी भी मना नहीं करेगी, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में लिखित जानकारी अपने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी आपको एनओसी इशू होती है। तो यही है नियम, यही है कानून। तो उस समय के कानून ये आज भी चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं इस बात को आप देख रहे हैं, राइट। चौथा काम जो मेरा हुआ वो हुआ मेरा, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेरा बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेन काम था ये थी गवर्नेंस बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कैसे कैसे क्या कामकाज कर रही है। क्या कामकाज कर रही है मतलब कि भाई रेवेन्यू को कैसे डील कर रही है, मिलिट्री को कैसे डील कर रही है, सिविल पावर्स को कैसे डील कर रही है, राइट। तो ये सब जो फैक्ट्स थे, ये जो चीज़ें थी, इसको देखने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो ब्रिटिश सरकार को का एक जासूस था, जो ब्रिटिश सरकार को जानकारी दे रहा था कि जी आपके कर्मचारी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये एक जासूस था जो हर एक चीज़ पर निगरानी रख रहा था, काम नहीं और कुछ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक निगरानी, जैसे आज के समय में विजिलेंस करती है, ईडी करती है। अब उस समय पे क्या हुआ कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के आए काम करने के लिए, अब इधर आए और पता चला क्वीन को ही टांका लगा दिया। कंपनी को मान ले, होता क्या है अगर कोई फ्रॉडबाजी करता है तो वो यही तो करता है कि करेगा क्या, कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस में शो कर देगा, कंपनी को नीलाम कर देगा और खुद माला माल बन जाएगा। तो कंपनी के जो मालिक है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अपने वर्कर्स को देखे। अब कोई व्यक्ति है, किसी ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली, 10 ट्रक उसके चल रहे हैं, अब अगर वो सब कुछ ड्राइवरों के हवाले कर देगा तो ड्राइवर तो हमेशा नुकसान में ही दिखाएंगे कि जी अब टायर फट गया था, अब इतने का चालान हो गया, अब गाड़ी पलट गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। अगर मालिक खुद नहीं देखेगा तो मालिक का तो लठ बजेगा ही बजेगा। तो बात वही है, ये बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हर एक मैटर को डील करता था, देखता था और इसकी रिपोर्ट किसको देता था? कंपनी को। तो ये था आपके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमने पढ़े। सबसे पहला काम हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स बना, उसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, 4 उसके अंदर मेंबर रख दिए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। फिर उसके बाद कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, और फाइनली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं इसके अंदर। देखिए मैं आपको सब सारे वो तो यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम विचार करेंगे कि वो क्या क्या हैं। सो नेक्स्ट जो एक्ट है मेरा, इसके बाद वैसे तो ऐसा हुआ था कि 1784 के अंदर एक एक्ट आया था। जितनी मेरी खामियां 1773 के एक्ट में थी उन सभी खामियों को इम्प्रूव करने के लिए, और ये जो मेरा 1784 के अंदर एक्ट आया था उसको हम सेटलमेंट एक्ट भी बोलते थे। इसका नाम था सेटलमेंट एक्ट। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था, जो जो कमियां उसके अंदर रही थी वो इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी गई थी। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है मेरा पिट्स इंडिया एक्ट। इसको मैं बोलूँगा पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया था, 1784 के अंदर आया था मेरा पिट्स इंडिया एक्ट। माय मिस्टेक, करेक्ट कर लीजिएगा। ये आया था 1781 के अंदर, 1781। सो अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेरा पिट्स इंडिया एक्ट। और ये एक्ट आया था मेरा किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट मेरा किस में आया था? 1784 के अंदर। 1784 के अंदर जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उस समय पे क्या था कि पिट्स जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये एक्ट प्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका नाम हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो चीज़ हुई वो हुई, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले इन्होंने किया कि डिफरेंस कर दिया किसके अंदर? कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और कमर्शियल फंक्शंस को। अभी बात जो बोली वो ये बोली कि इन्होंने क्या किया? डिफरेंस कर दिया, डिस्टिंक्स कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया किस किस चीज़ को? कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को और कमर्शियल अफेयर को। तो पॉलिटिकल अफेयर और कमर्शियल फंक्शंस मतलब दोनों चीज़ें अलग करने का मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स अलग और कमर्शियल काम अलग।
इसी एक्ट के अंदर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूरी मिली। कोर्ट ऑफ, इसी बात को मैं समझा रहा हूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था मेरा, जो पहले बनाया गया था, जिसको मैं वॉच डॉग बोल रहा था कि जासूस है ये, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इसको किस चीज़ की मंजूरी मिली? इसको मंजूरी मिली इस चीज़ की, भाई कमर्शियल फंक्शंस जो है ना, वो तू देख, अब इनसे काम दब नहीं रहा तो तू क्या कर, तू कमर्शियल एक्टिविटी अपने अंडर ले ले। ठीक, कमर्शियल फंक्शंस को क्या किया, इसके अंडर छोड़ दिया। किसके अंडर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। अब नेक्स्ट जो चीज बनी तो बात आएगी कि पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन देखेगा, तो एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये किस चीज को देखेगा? पॉलिटिकल फंक्शंस को। तो पॉलिटिकल फंक्शंस किसके अंडर चले गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। तो इसी सिस्टम का नाम जो बोला गया, जिसको आप पढ़ते हो, वो था डबल गवर्नमेंट। क्या था? डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट की प्रणाली कब लागू हुई? द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर वो चीज आई थी। उसके अंदर था क्या, ये बात समझनी बहुत जरूरी है भाई। कमर्शियल फंक्शन अलग कर दिए, पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिए, यानी कि फौजदारी मामले अलग चीज देख रही है, दीवानी मामले अलग चीज देख रही है। राइट, बात समझ आई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल फंक्शंस को देखना और इन्हीं को मैनेज करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोलिंग में था किसकी? पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, पॉलिटिकल फंक्शंस की। बात समझ आई? अब हुआ क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है? सारी चीज को सुपरवाइज कर रहा है, चाहे कोई वो मिलिट्री फंक्शन है गवर्नमेंट का, या सिविल फंक्शन है, या फिर कोई रेवेन्यू से रिलेटेड ब्रिटिश पोजेशन जो भी है, मेरी ब्रिटिश की जो टेरिटरी है, उनका जो भी सिविल फंक्शन है, मिलिट्री फंक्शन है, या रेवेन्यू से रिलेटेड फंक्शन है, तो उसको कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यानी कि क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या चीज बन गई? सबसे पावरफुल चीज, क्योंकि जिसके हाथ में मिलिट्री पावर, पुलिस पावर, सिविल मैटर्स और रेवेन्यू है, वही तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर उस समय पे हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस की। अब यहाँ से हुआ क्या कि इसकी उपयोगिता क्या हुई, क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ से ये बात निकल के आई कि कंपनी ने सबसे पहले ये बनाया था, सरकार ने, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये बनाया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या थे? कंपनी के भी आदमी थे। अब हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम इससे जो बात निकल के आई कि वो ये हुआ कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजेशन थे, पोजेशन का मतलब अधिकार में क्षेत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र में जो एंटिटीज थी, जो मेरा क्षेत्र था, उसको फर्स्ट टाइम क्या चीज बोला गया? उसको फर्स्ट टाइम बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फर्स्ट टाइम बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी कि पहली बार अंग्रेज सरकार ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वहाँ पर जो इलाका है वो मेरा है। अभी तक ये बात कहीं नहीं थी। अभी तक ये था कि ये तो हमारे बंदे हैं, काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाई हुई है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से रतन टाटा चला जाए और लंदन के अंदर जा करके ज़मीन खरीद के फैक्ट्री चलानी शुरू कर दे, और पता चले कि वहाँ पर 2 गांव 4 गांव इन्होंने खरीद लिए और उसके अंदर अपना प्लांट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वहाँ का सब कुछ अधिकार इनको मिल गया। फैक्ट्री चला रहे हैं ना, चलेगी तो सरकार की। सिविल मैटर्स जो हैं उनको कौन डील करेगा? गवर्नमेंट डील करेगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने पहले धीरे 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 करके मैटर को अपने अंडर किया, फिर उसके बाद कि भाई सब कुछ मेरा है। ठीक, फिर उसके बाद जब देख लिया ब्रिटिश सरकार ने कि हाँ भाई ठीक ठाक बन गया अब तो हिसाब किताब, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है बात, जो तेरा है वो मेरा है। तो ये ऐसे हुआ था कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये बात डिक्लेयर हुई। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने माना कि वहाँ पर जो कुछ है वो सब मेरा है, मेरे अंडर चल रहा है और सब कुछ मेरे ही बंदे कर रहे हैं। बात समझ आई?
अब ऐसा करने से हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया अफेयर्स पे कंपनी के। जितना कंपनी काम कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो वो सब किसके अंडर हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। यानी कि कंपनी की जो मुनाफा वसूली थी अब वो कंपनी की नहीं रही, अब पैसा कहाँ जाने लग गया? ब्रिटेन में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी दी थी ना, दादा भाई नौरोजी की बुक आई थी एक, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कई बार पेपर में प्रश्न आया है किसकी थ्योरी थी, कैसे आया था। तो वो उस समय के भाई पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने इस बात को जाना, पहचाना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले ब्रिटिश आते थे। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं वैसे जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ब्रिटिशर्स आते थे, यहाँ से माल खरीदा, वहाँ जाके कई गुना मुनाफे में बेच दिया। अब हो क्या रहा है? यहाँ से माल खरीद रहे हैं तो पैसा तो यहाँ भी आ रहा है ना, भारत के अंदर भी पैसा आ रहा। तो उससे क्या हुआ था कि एक समय पे ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो डॉलर का जो रिजर्व था ना, अभी आप सुनते होंगे कि कोई भी देश है तो वो इमरजेंसी फंड के लिए कैश रिजर्व रेशो रखता है, तो उतने के मतलब वो इंटरनेशनल डॉलर रखता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ क्या कि भाई माल माल आ गया और डॉलर सारा चला गया, डॉलर चला गया, डॉलर चला गया। डॉलर गया कहाँ? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बना, इसने अपना माल बेचा। यहाँ सोना थोड़ी ना पेड़ों पे उगता था, इस बात को समझो। तो ये बात समझ आई। ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसका अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये कंसेप्ट था, ये चीज़ थी, ये मैंने आपको बताई। राइट, बात समझ में आई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है, ये मैं कराता हूँ। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में मेरा है जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है मेरा, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्पेशल फीचर है। इसकी सबसे खास बात यह है, जैसा आप इसके नाम में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या हुआ। चार्टर एक्ट इससे पहले वाले जो भी थे, वो क्या थे? रेगुलेशंस। उनके नाम में क्या लगा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि वो क्या करते थे? रेगुलेशन। और इस वाले नाम के अंदर क्या आया है? वर्ड एक्ट। चार्टर का मतलब फरमान, चार्टर का मतलब फरमान। अब फरमान किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यानी कि सारा कुछ पोजेशन क्या हुआ? धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के कहाँ जाना शुरू हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। राइट, सो वहाँ से डायरेक्टली फरमान जारी होने शुरू हो गए। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चार्टर जो है, फरमान सिस्टम ब्रिटिशर्स का, वो कब शुरू हुआ? तो 1833 के अंदर फर्स्ट टाइम। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि पिछले सारे जो थे वो रेगुलेटिंग थे, रेगुलेशंस थी। अब क्या आए आपके? एक्ट। तो अब आगे जितने भी आपके चलेंगे उनमें आप देखोगे कि वो सारे क्या होंगे? आपके एक्ट। अब चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, जो मेरी सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस, सेंट्रलाइजेशन, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर आकर के क्या हुई? कंप्लीट हो गई। सेंट्रलाइजेशन क्या था कि ये मेरा बॉम्बे का गवर्नर बैठा था और ये मेरा बैठा था मद्रास का, और ये इधर मैंने बंगाल वाले को पहले ही क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या था? मेरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ इसका नाम बदल करके बंगाल की जगह क्या कर दिया? इंडिया। अगर नाम के अंदर इंडिया आया तो ये सब किसके अंडर चले गए? इसके अंडर। यानी कि अब ये इनको ऑर्डर देने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी सारी शक्तियां किसके पास चली गई? इसके पास। इसीलिए मैंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस 1833 के अंदर आकर के कंप्लीट हो गई।
ये प्रोसेस क्या थी आप लोग समझ ही गए कि धीरे धीरे उसकी शक्तियां छीन ली, अब इसके पास अधिकार है, इसके पास अब पूर्णतया अधिकार है। ये बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों पर चलता है भारत सरकार का। अरविंद केजरीवाल बेचारा चीखता रहता है जी हमें काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर दोगे क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। बात समझ आई? तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति कैसे नहीं है भाई? तुम्हारी शक्तियां छीन ली, ठाकुर हो तुम, हाथ काट दिए तुम्हारे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन मेरी कंप्लीट हुई। अब अगर मेरी सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेरा जो बना, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर क्या क्या चीज़ मेरी चली गई? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर दो चीज़ें आ गई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक आई इसको सिविल पावर और एक आई मिलिट्री पावर, एक आई मिलिट्री पावर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिविल पावर और मिलिट्री पावर। अंग्रेज लोग ये बात कहा करते थे, ये मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किसने कही थी और क्यों कही थी और इसका क्या मतलब था। बात को ध्यान से सुनना कि भारत को तलवार की नोक पर जीता गया है और तलवार की नोक पर ही हम इस पर राज करेंगे, ये बात कही थी। किसने कही थी? गूगल करना। ठीक, तो मिलिट्री पावर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज द स्वॉर्ड, ये तलवार है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक हाथ में मिलिट्री पावर तलवार रखी और एक हाथ में सिविल पावर थैली रखी, माल बटोरा, एक हाथ से दिखाई तलवार, एक हाथ से माल बटोरा। राइट, तो ऐसे, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों ने भारत को तलवार की नोक पर जीता और तलवार की नोक पर ही इस पर राज किया है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट की सारे टेरिटोरियल एरिया पर ब्रिटिश पोजेशन, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशन था वो अब क्या बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चला गया, यहाँ पे नाम आ गया ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटेन का भारत का पर अधिकार। ठीक, जितना जितना भी पोर्शन इनके अंडर था अब वो क्या हो गया? ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। अब यहीं से इन्होंने क्या करना शुरू किया था कि धीरे धीरे अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग स्कीम्स कि भाई तू राजा है, तुम अपनी मिलिट्री हमें दे दे, मिलिट्री का खर्चा हमारा, तू बस अपना राज्य देख, पैसे देता रहियो बस। इन्होंने क्या किया? सिक्योरिटी एजेंसी शुरू कर दी थी। याद है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह जो डलहौजी वगैरह लेकर के आया था, वो सब क्या था? वो सब यही तो था कि सिक्योरिटी एजेंसी थी कि तेरे को मिलिट्री खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है, बस वो सब मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, उसके वहाँ रखी, फिर उसको कंगाल किया, फिर बोला तेरे बस का नहीं रहा, अब तू मेरे को दे दे बस सब कुछ, अब मैं देख लूँगा। बिल्कुल बड़े प्यार से, बिल्कुल लीगली ली हर एक चीज़, पता भी नहीं लगने दिया कि भाई ले ली, पर ले ली। तो चलो वो सब हिस्ट्री जब करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि सिविल पावर आई, मिलिट्री पावर आई और फिर ऐसा ऐसा हो गया। अब हुआ क्या भाई? सबसे पहले कौन बना? सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ कि इसके अंडर सारी की सारी मिलिट्री पावर और सारी की सारी सिविल पावर आ गई। ठीक, अब इसके अंडर सेकंड जो थिंग हुई वो सबसे बड़ी जो हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी थी एज अ कमर्शियल बॉडी, जो कमर्शियल बॉडी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो वो सब क्या हुए मेरे? वो सब अब हुए दिन हवा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? सिर्फ और सिर्फ ये सब क्या कर दिया इन्होंने? ख़त्म। अब ये क्या बन के रह गई? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब ये हुआ कि भाई इसको बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तू ना बस अपना काम धंधा देख ले, फैक्ट्री जो तूने लगाई हुई है ना, जो तेरे पैसे पूसे बन रहे वो सब तो हम देख लेंगे, बस तू अपना काम धंधा देख, अपने बंदों को देख, लेबर ना तेरी हड़ताल कर दे। ठीक है,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बना करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बात सामने आ गई थी कि 1833 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि कभी भी हम तेरे को ओवरटेक कर लेंगे, तू बस हमारी मर्जी से वहाँ कारोबार कर रहा है, तेरा कोई अधिकार नहीं रहा। ठीक, और ऐसा ही उन्होंने किया भी 1858 के अंदर, जो क्राउन रूल शुरू हुआ था और कंपनी रूल एंड हुआ था। इसीलिए मैंने बोला कि कंपनी रूल 1773 से शुरू होकर के 1858 तक चला, और वो कैसे चला और क्यों चला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ कि कहानी क्या क्या थी, कैसे कैसे हुआ था। बुक में पढ़ के रटने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये तो समझने की चीज़ है। अगर एक बार समझ गए तो सारी कहानी की तरह ऐसे चलेगी जैसे लगान फिल्म दौड़ रही हो। ठीक, तो इसके अंदर हुआ क्या, ये हुआ कंट्रोल किसके अंडर चला गया। अब कंट्रोलिंग पावर जो थी वो कौन थी, ब्रिटिशर्स। कंट्रोल इज अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। कंट्रोल किसके अंडर चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो शायद कहीं बताई नहीं जाती लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, एक आखिरी स्टेप जो इसके अंदर हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया था और फोर्थ में ये कर देता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर ही ये प्रावधान आया था, ये प्रोविजन लेकर के आए थे, प्रोविजन ऑफ ओपन कंपटीशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में थिंग्स लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मेन बात जो है कि समझना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना समझना ज़रूरी है। अब प्रोविज़न ऑफ ओपन कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, प्रोविज़न ऑफ ओपन कंपटीशन का मतलब ये था कि भारतीयों को कंपनी में ज्वाइनिंग करो, भर्ती करो। ये प्रोविज़न लेकर के आए कि जो भारतीय हैं उनके लिए कंपनी के रास्ते खोल दो, ओपन कंपटीशन। यानी कि ओपन कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भारतीयों के लिए ओपन कर दो। बात समझे कि भारतीयों को भी ब्रिटिशर्स के अंदर जो काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंदर नौकरी दो, बनाओ भाई। किसी को चपड़ासी बनाओ, किसी को थानेदार बनाओ, किसी को हवलदार बनाओ, अफसर ना बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि कंपटीशन खोल दो सबके लिए। कंपटीशन खोल दो तो मतलब अब हिंदुस्तान का भी कोई भी आदमी कलेक्टर बन के भी आ सकता है। कलेक्टर बन के अगर आएगा तो उसके अंडर क्या होगा, सारा एरिया उसके अंडर काम करेगा। अब वो इंडियन है तो इंडियंस की तो करेगा ही करेगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो बाद में इसको क्या कर लिया गया, रिवोक, वापस ले लिया गया। इस प्रोविज़न को रिवोक कर लिया गया, और इस प्रोविज़न को फिर आगे जा कर के मैकाले का जो सिस्टम आया था और ओपन कंपटीशन सिस्टम, वो सब बाद में आया था। लेकिन ये इसके अंदर लेकर के आई थी सरकार 1833 के अंदर। लेकिन जब कंपनी के कर्मचारियों ने बोला कि नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, ये वो, जब उन्होंने विरोध किया तो इसको वापस ले लिया गया। ठीक बात। तो ये था हमारा 1833 के चार्टर एक्ट तक का पोर्शन। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक्स के साथ, और फिर देखते हैं कि आगे प्रोसेस कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ आया होगा। अगर समझ आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी तैयारी पर फोकस रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। धन्यवाद।